गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें राजस्थान के का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है उसको मैंने कल आपसे शेयर किया था। आज हम उसी में आगे बिजोरिया कृषक आंदोलन का राजस्थान की राजनीति में क्या प्रभाव रहा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बिजोलिया मेवाड़ का एक प्रथम श्रेणी का जागीरी इलाका था। यहाँ के उमराव राव जी कहलाते थे। विंध्याचल के ऊंचे पठार पर बसा लगभग 259 वर्ग किलोमीटर का 83 गांव का समूह था। मुख्य कस्बे की आबादी 4000 और कुल इलाके की लगभग 12000 थी। यहाँ प्रधानतः धाकड़, भील, करार, लोहार, सुथार, सिलावट, राव, चारण, राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण, साधु, वैरागी तथा मुसलमान बसे हुए थे। इनमें सर्वाधिक संख्या धाकड़ जाति के किसानों की थी। इनका जातीय संगठन बहुत सबल था। मध्य प्रदेश व उत्तरी सीमा की निकट होने से यहाँ के लोग जागरूक थे। बिजोलिया के किसान ठिकाने के अत्याचारों, लाग बाग और बेगार से ग्रस्त अत्यंत संकटपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। लागे अत्यंत कठोरता व अमानवीय तरीके से वसूल की जाती थी। इस असंतोष का पहला विस्फोट बिजोलिया में हुआ जब सन 1897 में गिरधरपुर के धाकड़ गंगाराम के पिता की मृत्यु के अवसर पर एकत्रित हुए कृषकों ने ठिकाने के अत्याचार के प्रतिकार के लिए नानजी पटेल व ठाकरी पटेल के नेतृत्व में एक दल महाराणा फतेह सिंह के पास भेजने का निश्चय किया। 6-7 माह के प्रयत्नों के फलस्वरूप ठिकाने ने लागे तो हटा दी, किंतु ठिकानेदार ने साम, दाम, दंड, भेद आदि उपायों से दमन चक्र जारी रखा। वह कुछ नए कर वसूल करने प्रारंभ कर दिए। इधर ठिकाने की भेद व दमनपूर्ण नीति से शिथिल हो चुके कृषकों को साधु सीताराम, ब्रह्मदेव तथा फतेहकरण चारण ने सन 1913 में पुनः संगठित किया तथा 100 किसानों के साथ रावजी ने मिलने गए, किंतु रावजी ने मिलने से इनकार कर दिया। वह 5 रुपये चवरी कर लगा दिया। इसके विरोध में किसानों ने विवाह करना बंद कर दिए, खेत जोतने पर रोक लगा दी। किसानों ने खालसा तथा ग्वालियर की भूमि पर बसने व खेती की योजना बनाई। इससे ठिकाने की आय को धक्का पहुंचा। इसके प्रतिकार में सीताराम, फतेहकरण एवं ब्रह्मदेव को देश निकाला दे दिया गया तथा पुनः दमन चक्र प्रारंभ कर दिया गया। सन 1914 में ठिकाने पर मुंसरमात कायम होने के पश्चात अमर सिंह राणावत तथा नायाब मुंशी राम डूंगर सिंह भाटी के नेतृत्व में किसानों का दमन पुनः शुरू हो गया। सन 1916 के भीषण अकाल से पीड़ित प्रजा से लाग बाग व युद्ध का चंदा इकट्ठा किया जाने लगा। इसी दौरान माणिकलाल वर्मा ठिकाने की सेवा त्याग आंदोलनकारियों के साथ हो गए। कृषक आंदोलन में अधिक जान डालने के लिए साधु सीताराम ने पथिक जी से आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। सन 1916 के अंत में पथिक जी बिजोलिया आए। माणिक्यलाल वर्मा व साधु सीताराम के सहयोग से विद्या प्रचारणी सभा के कार्य में गति उत्पन्न की गई। पाठशालाओं और पुस्तकालयों के माध्यम से ठिकाने के अत्याचार से छुटकारा पाने के उपाय से लोगों को अवगत कराया गया। उन्होंने किसानों को कष्ट सहन कर मारपीट न करने और अपनी मांग पर डटे रहने का पाठ पढ़ाया। ये ठिकाने के खिलाफ रियासत में शिकायतों का और अखबारों में प्रकाशन का धारा खंडा चलाने लगे। माणिक्यलाल वर्मा, मन्नालाल पटेल, लक्ष्मण पटेल और जगन्नाथ के नेतृत्व में केंद्रीय कमेटी का गठन कर पंचायत को मजबूत बनाया गया। इसकी शाखाएं सभी गांवों में स्थापित हो गई।
आंदोलन के लिए बाहर से वित्तीय सहायता न मांगकर किसानों से भी धन एकत्रित किया गया। यही स्वावलंबन बिजोलिया आंदोलन की सफलता का रहस्य था। गांव-गांव में किसानों ने सत्याग्रह छेड़ दिया, ठिकाने की आज्ञाएं ना मानना, उसे कोई कर न देना और उसकी अदालत व पुलिस से संबंध न रखना उसका मुख्य कार्यक्रम था। ठिकाने ने भय, प्रलोभन और दमन के सभी तरीके अपनाए, किंतु आंदोलन दिन ब दिन जोर पकड़ता गया। पथिक जी के स्वभाव पर पंचायत ने तय किया कि सत्याग्रह जारी रहेगा। सत्याग्रही लोग शराब छोड़ दें, शादी और मौसर बंद रखें और बिजोलिया की सारी जमीन पड़त करके आसपास के ग्वालियर, इंदौर, कोटा और बूंदी के इलाकों में खाने भर की खेती करें। इस आंदोलन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उस समय वंदे मातरम की आवाज ऊपर माल यानी कि बिजोलिया के कोने कोने में गूंजती थी। तुलसी भील के रूप में बिजोलिया के किसानों को एक साधारण संदेशवाहक मिला। वह 24 घंटे में 70 मील का लगातार सफर करने का था। पथिक जी की प्रेरणा से किसानों ने पंचायत की कार्यवाही से संबंधित सभी दैनिक राजनीतिक कार्य आरंभ किए। ब्रिटिश सरकार के इशारे पर मेवाड़ राज्य व जागीरदारों ने आंदोलन को अत्यंत दमनकारी तरीके से कुचलना प्रारंभ किया, जिसमें स्त्रियों व बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि राष्ट्रीय नेता यहाँ के प्रत्येक नागरिक की राष्ट्रीय भावना से प्रभावित हुए। समाचार पत्रों ने इस आंदोलन की देश भर में धूम मचा दी। मेवाड़ सरकार ने स्थिति को सुलझाने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसके सदस्य ठाकुर अमर सिंह, अफजल अली और बिंदुलाल के कमीशन ने सरकार सिफारिश की और बिजोलिया के किसानों की मांगे न्यायसंगत हैं, किंतु ठिकानेदार ने कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डलवा दिया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में रुचि दिखाते हुए पथिक जी को मुंबई अपने पास बुलाकर तथा अपने निजी सचिव महादेव भाई को बिजोलिया भेजकर आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त की। राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी महाराणा को अपना प्रतिनिधि भेजने हेतु लिखा। जन आंदोलन को जोर पकड़ते हुए महाराणा ने फरवरी 1921 को दूसरा कमीशन ठिकाने की स्थिति व प्रश्नों की मांग की जांच करने हेतु नियुक्त किए, जिसके सदस्य पंडित रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह और मेहता तख्त सिंह। कमीशन की बैठक उदयपुर में रखी गई, जिसमें किसानों के 8 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए। इस बार भी कमीशन ने किसानों की मांगें न्यायोचित मानी, किंतु इनकी सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के प्रति ढिलाई बरतने का आरोप मेवाड़ राज्य पर लगाते हुए इसे हर संभव उपाय से कुचल डालने का सुझाव दिया। सन 1920 में पथिक जी ने आंदोलन को सुचारू तौर पर चलाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए और वर्धा पहुंच गए। वह माणिक्यलाल मरवा जी के सहयोग से आंदोलन को दिशा निर्देश देने लगे। वह राजस्थान केसरी के माध्यम से किसानों की आवाज़ देशवासियों तक पहुंचाते हैं। आंदोलन को गति देने के लिए सन 1921 में पथिक जी वर्धा से अजमेर आ गए, किंतु उनका मेवाड़ प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। जून 1921 को मेवाड़ महाराणा ने राज सिंह बेदला को बिजोलिया के किसानों को समझाने और युवा जागीरदार को सलाह देने के लिए भेजा, किंतु स्थिति फिर भी गंभीर बनी रही। ब्रिटिश हुकूमत ने बिजोलिया समस्या के समाधान हेतु सन 1922 में AGG हॉलैंड के नेतृत्व में बड़ा सा कर्मचारी मंडल भेजा। हॉलैंड व किसानों के मध्य हुए समझौतों में किसानों की अधिकतर मांगें स्वीकार कर ली गईं, बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया और अधिकांश लाग-बाग समाप्त कर दी गई। किसानों के विरुद्ध मुकदमों को वापस लेने और खेती नहीं किए गए वर्ष का लगान न लेने के आश्वासन के साथ आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हुआ। तो बच्चों, राजस्थान के
स्वतंत्रता संग्राम में बिजोलिया कृषक आंदोलन का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। राजस्थान में 1818 के बाद से ही सभी वर्गों में असंतोष था। 1857 की क्रांति में राजस्थान का अपना योगदान रहा। अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह जैसे क्रांतिकारी भी हुए। 1920 के बाद देश में जो जागृति आई उससे राजस्थान भी प्रभावित हुआ। कई संस्थाओं का उदय हुआ। फिर भी प्रजामंडलों की स्थापना 1938 के बाद ही प्रारंभ हुई। इसके कई कारण थे, जिनमें प्रमुख कारण स्टूडेंट इस प्रकार हैं। पहला, कृषक आंदोलन की देन पर मतभेद है, क्योंकि केवल बीकानेर तथा सीकर में कृषक आंदोलन को प्रजा परिषदों का समर्थन मिला। बिजोलिया तथा मारवाड़ में कृषक प्रजामंडलों से दूर। दूसरा, इसमें मध्यम वर्ग के नेताओं जैसे विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है। नंबर 3, समाचार पत्रों में पथिक का राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान तथा कई पत्रों ने सरकारी दमन का जमकर विरोध किया और आलोचना की। नंबर 4, आर्य समाज ने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा के माध्यम से ऐसा वर्ग तैयार किया जो प्रमुख नेता भी बने। प्रथम महायुद्ध में विदेशों में गए सैनिक भी स्वतंत्रता की भावना लेकर लौटे तथा शासकों द्वारा युद्ध कोष में दिया गया धन जनता से वसूल करने के प्रयास करने से असंतोष हुआ। राजस्थान के गौरवपूर्ण अतीत से मेवाड़, अलवर, भरतपुर के शासक प्रेरणा लेते रहे। जनता भी संगठित होने का प्रयत्न करती रही। इसके बाद पड़ोसी प्रांतों की जागृति का प्रभाव राजस्थान पर पड़ना स्वाभाविक था और उसके उपरांत अर्जुनलाल सेठी तथा अन्य क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से जनता में राजनीतिक लहर दौड़ाई। सूर्यमल मिश्रण, बांकीदार की प्रेरणा से जागृति आई। केसरी सिंह बारहट की चेतावनी, राजचुंगटिया के कारण ही महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गए। राजस्थान में गुरु गोविंद ने स्वदेशी आंदोलन की अलग जगाई और 1920 में अजमेर में स्थापित राजस्थान सेवा संघ ने कृषक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को दिल्ली में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। 1929 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। हरिपुरा 1938 कांग्रेस अधिवेशन से राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना को विशेष प्रेरणा मिली। राजस्थान की अग्र लिखित रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की गई और क्रांति के अलग को जगाए रखने में लोगों ने स्वाधीनता के लिए नवीन चेतना का संचार किया। निम्नलिखित जो प्रजामंडल हैं जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, सिरोही, बीकानेर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, जैसलमेर, शाहपुरा, झालावाड़, अजमेर के अंदर प्रजामंडलों की अलग अलग स्थापना की गई। एजीजी का मुख्यालय अजमेर होने के कारण यहाँ राजनीतिक चेतना का उदय होना स्वाभाविक था। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन, स्वामी दयानंद का निर्माण, क्रांतिकारियों की शरण स्थली रहने के कारण व्यास जी तथा वर्मा जी की अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनने से यह राजस्थान का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। विजय सिंह पथिक ने 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसने किसान आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान केसरी के बाद भी अन्य पत्रों के माध्यम से राजस्थान के राजाओं की निरंकुशता की निंदा की गई। अर्जुन लाल सेठी के अतिरिक्त हरिभाई उपाध्याय भी एक प्रमुख नेता रहे और बच्चों 1952 में अजमेर के मुख्यमंत्री रहे और हटुंडी में महिला शिक्षा का केंद्र भी उन्हीं की याद में बनाया गया।
दुर्गा प्रसाद चौधरी सेवा दल के कप्तान रहे और कई सामाजिक कार्य एवं संस्थाओं से जुड़े रहे। आपके दैनिक नवज्योति को राजस्थान का पहला दैनिक पत्र बनाने का गौरव भी उन्हीं को प्राप्त है। मुकुट बिहारी भार्गव, विशंबर नाथ भार्गव, ज्वाला प्रसाद शर्मा आदि की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी रही। भारत के स्वतंत्रता सैनिकों में राजस्थान के जमनालाल बजाज का नाम भी आदरणीय है। झंडा आंदोलन, खादी और चरखा संघ, हरिजनोद्धार जैसी वर्धा में लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रवेश, कुओं से पानी भरने की अनुमति, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आपको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उच्च स्थान दिलाते हैं। प्रजामंडलों से पूर्व भी राजस्थान में राजनीतिक चेतना थी, परंतु हरिपुरा अधिवेशन के बाद इसे गति मिली। कई राज्यों में प्रजामंडल में मान्यता के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई नेताओं को बंदी बनाया गया, राज्य से निष्कासित किया गया, अमानवीय अत्याचार किए गए और आज़ादी के निकट अधिकांश राज्यों में लोकप्रिय सरकारें बन गई। उनका योगदान अद्वितीय रहा। जनता ने आंदोलन के दौरान अत्याचारों को सहन किया। राज्यों के भारत में विलय की पृष्ठभूमि तैयार की गई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास, हरिजन तथा आदिवासी उद्धार इसकी देन है। समय समय पर जनता की समस्याओं के निवारण में योगदान भी रहा। प्रारंभ में अधिकांश मुख्यमंत्री एवं मंत्री इसके सदस्य रहे। भरतपुर में विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। बाबा हरिश्चंद्र और जोशी ने जयपुर में आज़ाद मोर्चा बनाकर संघर्ष किया, जिसमें छात्रों ने भी अपनी सहभागिता निभाई। महिलाओं का योगदान भी उल्लेखनीय है। प्रकाशवती सिन्हा, अजमेर का नाम उल्लेखनीय है। 1939 में भरतपुर में 32 महिलाएं बंदी बनी। इनमें अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री पत्नी हीरालाल शास्त्री, रमा देवी देशपांडे, सुमित्रा देवी खेतान, इंदिरा देवी, विजयाबाई आदि प्रमुख थी। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। सरदार पटेल उसके अध्यक्ष और वीपी मेनन सलाहकार सचिव थे। सरदार पटेल ने कहा सभी राज्यों को 15 अगस्त तक भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए और बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम 7 अगस्त को हस्ताक्षर किए, फिर अन्यों ने इसमें किए। तो बच्चों, आज हमने राजस्थान में बिजोलिया कृषक आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का जो स्वरूप रहा उसको मैंने आपके साथ में डिस्कस किया और इसके बाद में आपको स्वतंत्रता संग्राम में भीलों का योगदान भी बताने का प्रयास कर रही हूँ। स्वाधीनता राजस्थान में स्वाधीनता के लिए हुए आंदोलन में भील, मीणा और करासी आदि जातियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भीलों के आंदोलन का योगदान इस प्रकार है। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, सांसी, सहरिया व डामोर मुख्य जातियां हैं। ये जनजातियां यहाँ प्राचीन काल से ही निवास करती आई हैं। यह भी माना जा रहा है कि ये जातियां ही यहाँ की मूल निवासी थी। राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व इस क्षेत्र में इनके छोटे छोटे अनेक जनपद थे। मेवाड़ राज्य की रक्षा में वहाँ के भीलों ने सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यही कारण था कि मेवाड़ के राज्य चिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुष धारण किए हुए भीम का चित्र भी अंकित है। इसी प्रकार जयपुर के राजा के राज्य अभिषेक के अवसर पर मीणा लोग भी अपने खून से राज तिलक करते थे। इन जातियों में भी ब्रिटिश शासनकाल में राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित कुछ ऐसे जनसेवक पैदा हुए जिन्होंने इन जातियों में जन जागृति का शंखनाद किया और उन्हें अपनी स्थिति और अधिकारों का आभास कराया। इनमें गुरु गोविंद, मोतीलाल तेजावत जैसे विशेष उल्लेखनीय नाम है। गुरु गोविंद का जन्म सन 1858 में डूंगरपुर राज्य के बांसिया गांव में एक बंजारे के घर में हुआ। इन्होंने ग्राम के पुजारी की सहायता से साधारण शिक्षा प्राप्त की। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से युवा अवस्था में ही जनजातियों की सेवा में जुट गए। उन्होंने आदिवासियों की सेवा के लिए सन 1883 में एक संस्था संप सभा की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, ईडर, विजयनगर और मालवा
के भील तथा गरासियों को संगठित किया। उन्होंने इन जातियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने और कुरीतियों को मिटाने का प्रयत्न किया। मूलभूत अधिकारों का बोध कराया। श्री गोविंद शीघ्र ही इन जातियों में लोकप्रिय हो गए। उन्हें श्रद्धा से गोविंद के स्थान पर गुरु गोविंद के नाम से पुकारा जाने लगा। गुरु गोविंद ने संप सभा का पहला अधिवेशन सन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी गुजरात पर कराया। इस अधिवेशन में गुरु गोविंद के भाषण से प्रभावित होकर सैकड़ों भील और गरासियों ने शराब छोड़ने, बच्चों को पढ़ाने और उनकी पंचायत के माध्यम से झगड़े निपटाने का संकल्प लिया। गुरु गोविंद ने इन जातियों को बैठ बेगार गैर वाजिब लागतें नहीं देने के लिए समझाया। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर हर साल संप सभा का आयोजन होने लगा। भील गरासियों में हुई जन जागृति से आसपास की रियासतों के शासक सहम गए। उन्हें भील राज्य की स्थापना का भय हो गया। उन्होंने गौरी सरकार से इस आंदोलन को दबाने की प्रार्थना की। इसमें भारी संख्या में भील व गरासिया स्त्री पुरुष भी सम्मिलित थे। मानगढ़ की पहाड़ी को गोरी सेना ने घेर लिया था। भीड़ पर गोलियों की बौछार हुई। परिणामस्वरूप 1500 आदिवासी मानगढ़ की पहाड़ी पर शहीद हो गए तथा हजारों घायल हो गए। गुरु गोविंद और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में गुरु गोविंद को फांसी की सजा दी गई, परंतु आदिवासी भीलों में प्रतिक्रिया होने के डर से फांसी की सजा को 20 साल के कारावास में बदल दिया और वो 10 वर्ष के बाद ही उनको रिहा कर दिया। आदिवासियों में मोतीलाल तेजावत का भी नाम सम्मान से स्मरण किया गया। इनका जन्म 1886 में मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र फलासिया गांव में ओसवाल परिवार में हुआ। थोड़ा पढ़ने लिखने के बाद वे झाड़ों ठिकाने के कामदार बन गए, परंतु सरकार के और ठिकाने द्वारा आदिवासियों पर की जाने वाली ज्यादतियों से दुखी होकर उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और आदिवासियों की सेवा में लग गए। उन्होंने 1921 में कोटड़ा, झाड़गोल, मादड़ी आदि क्षेत्रों में भीलों को संगठित किया और उनको लाख बाग बेगार न देने के लिए उत्साहित किया। धीरे धीरे उनका आंदोलन सिरोही, दाता, पालमपुर, विजयनगर आदि में फैल गया। उन्होंने बैठ बेगार व लाख बाग के मामले में विजयनगर राज्य में के निमड़ा गांव में सम्मेलन आयोजित किया और मेवाड़ और उसके पड़ोसी राज्य भीलों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत हो गए। मेवाड़ और उसके पड़ोसी राज्यों की सेनाएं भीलों के इस आंदोलन को दबाने के लिए निमड़ा गांव पहुंची। वहां विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने भी भील नेताओं को समझौता वार्ता में उलझाया और दूसरी सेना में शामिल सम्मेलन स्थल को घेरकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। श्री तेजावत 7 वर्ष तक उदयपुर जेल में रहे और उन्हें सन 1936 में जेल से रिहा कर दिया गया, परंतु उदयपुर में ही नजरबंद रखा गया। सन 1942 में उन्हें फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद कर दिया। उन्हें सन 1945 में जेल से रिहा कर दिया गया और उन पर उदयपुर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अंततः 5 दिसंबर 1963 को उनका निधन हो गया। भील और गरासियों के लिए देश को मिली आज़ादी से पूर्व जिन जिन जन सेवकों ने सेवा कार्य किया उनमें सर्वश्री माणिक्यलाल वर्मा, मामा बालेश्वर दयाल, बलवंत सिंह मेहता, हरिदेव जोशी और श्री गौरीशंकर उपाध्याय मुख्य हैं। इन जन सेवकों ने आदिवासी भीलों के क्षेत्र में स्थान पर शिक्षण संस्थाएं, प्रौढ़ पाठशालाएं, छात्रावास आदि की स्थापना कर भील और गरासियों को नए जीवन का संचार किया। आज के इस व्याख्यान में बच्चों हमने इन तीनों का अध्ययन करके इसको समाप्त किया है।